Lecture. So today's lecture is all about the asphalt mix design. I will give you a little bit introduction about the asphalt, then the asphalt mix, then asphalt mix design, then a little bit about the Marshall method of mix design, or the different methods of mix design. Then we will discuss in detail the Marshall method of mix design, the steps involved in the Marshall method of mix design, and then the volumetrics of mix design. These are actually the contents of this presentation. So let us start the today's lecture. So what is actually asphalt mix? Asphalt mix क्या है? So asphalt mix हमने पहले जब मैंने आपको बताया था कि what is difference between asphalt and bitumen, what is difference between the bitumen and bituminous mix and asphalt mix, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि what is asphalt mix. Asphalt mix होता क्या है? It is the mixture of bitumen and different sizes of aggregates. When different sizes of aggregates are being mixed with the bitumen, the result form will be called as the asphalt mix. ठीक है, जो हमने asphalt mix बनाया अभी था, कैसे बनाया था हमने, जब हमने द स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट हमने टेस्ट कंडक्ट किया था, तो उसमें हमने क्या किया था कि भाई कुछ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट उठाया था हमने, फिर उसमें बिट्यूमन पोर किया था और फिर उसको हीटिंग प्लेट पर रखकर या हीटर पर रखकर उसको हमने प्रॉपरली मिक्स किया था, और लास्ट में जो हमारा मिक्सचर बना था उसको कहते हैं हम एसफॉल्ट मिक्स. एसफॉल्ट मिक्स इज द मिक्सचर ऑफ द एग्रीगेट्स एंड द एसफॉल्ट बाइंडर व्हिच इज जनरली कॉल्ड एज द बिट्यूमेन. ठीक है भाई, दैट इज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द सिंपल डेफिनेशन अबाउट द एसफॉल्ट मिक्स. अब आते हैं एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन क्या है. Asphalt mix design simply is the design of asphalt mix. अब डिज़ाइन ऑफ asphalt mix में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि भाई डिज़ाइन आर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर एग्रीगेट एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर बाइंडर. भाई एग्रीगेट कौन सा लें और वो कितना प्रॉपर होना चाहिए, और बिट्यूमेन कौन सा लें और वो कितने कौन से ग्रेड का होना चाहिए. एग्रीगेट की हम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट को जनरली हम कहते हैं ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, प्रॉपर ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट. एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एग्रीगेट टू यूज़, कौन से टाइप ऑफ एग्रीगेट हमें इस्तेमाल करने चाहिए, व्हाट बाइंडर टू बी यूज्ड एंड व्हाट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू इंग्रेडिएंट्स ऑट टू बी. के कौन से एग्रीगेट्स हमें इस्तेमाल करने हैं, कौन सा टाइप ऑफ बाइंडर इस्तेमाल करना है, बिट्यूमेन अगर इस्तेमाल करना है तो कौन से ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन इस्तेमाल करना है, और उन दोनों का ऑप्टिमम परसेंटेज कैसे क्या हम इस्तेमाल करें. ठीक है, फॉर एग्जांपल 100% परसेंटेज है, तो कितने परसेंटेज हम एग्रीगेट यूज़ करें और कितने परसेंट हम बिट्यूमेन यूज़ करें. तकरीबन 3 to 5% हम यूज़ करते हैं बिट्यूमेन, एंड बाकी जो 95% होते हैं दैट आर टू बी यूज्ड एज एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं. सो उन 3 to 5% ऑफ बाइंडर में भी तकरीबन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि भाई कभी 4.5% ऑफ बिट्यूमेन यूज़ करते हैं, कभी 4.7% ऑफ बिट्यूमेन यूज़ करते हैं, कभी 3.75% बिट्यूमेन यूज़ करते हैं. सो ये जो परसेंटेज ऑफ बिट्यूमेन यूज़ करते हैं ये हम प्रॉपरली एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन से हमें पता चलता है. सो एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन इज़ द determination of selection of the aggregates, the asphalt binder and the optimum percentages of these two ingredients or those two the materials. Okay, or the objective of design process is to determine the proportions of asphalt binder and aggregate that will give long lasting performance as a part of the pavement structure. सारी definitions का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है कि भाई हमें वो सिलेक्ट एग्रीगेट सिलेक्ट करना है और वो एसफॉल्ट बाइंडर यूज़ करना है जिसका जो एंड रिजल्ट हो लॉन्ग लास्टिंग हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो फटीक रेजिस्टेंस के हिसाब से भी अच्छा हो, जो रटिंग रेजिस्टेंस से भी अच्छा हो, वो ड्यूरेबल हो, जो आपका इम्परमिएबल हो, ईटीसी सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, वो एसफॉल्ट मिक्स बनाएं, वो टाइप ऑफ एग्रीगेट, वो टाइप ऑफ बिट्यूमेन लें जो हमें प्रॉपर एसफॉल्ट मिक्स दे. उसके सिलेक्शन को हम कहेंगे दी एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन. Design of proper asphalt mix will be called as simply asphalt mix design. ठीक है भाई. So asphalt mix design के will different types of criteria or different types of properties नोट करना होता है या उसको सेटिस्फाई करना होता है. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज भाई, स्ट्रेंथ,
स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इम्प्रेबिलिटी वगैरह वगैरह। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, the asphalt mix should resist the load which will command that particular asphalt mix। जब asphalt mix प्रिपेयर करते हो तो लाजमी हो उसको ले करते हो सरफेस लेयर पे, रोड जब बनाते हो तो उसके सरफेस लेयर पे ले करते हो, तो उस सरफेस लेयर पे क्या होना होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन उस पे आनी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिल लोडिंग्स आनी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स उसके ऊपर रन करने होते हैं। सो इट शुड बी स्ट्रांग, दैट एस्फाल्ट मिक्स शुड बी स्ट्रांग एंड स्टेबल इनफ टू विथस्टैंड दोज आल लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, ड्यूरेबल होना चाहिए कि भाई वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए। इट शुड रेजिस्ट दी वेदरिंग प्रॉपर्टीज या वेदरिंग कंडीशंस। वेदरिंग कंडीशन में डिफरेंट वेदरिंग कंडीशन हो सकती हैं, स्नो एंड फॉल कंडीशन, स्नो एंड था कंडीशन, फ्रीज एंड था कंडीशन, स्नो एंड फॉल कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं। सो इन सारे प्रॉपर्टी, इन सारे कंडीशन को अगर वो रेजिस्ट करता है, दैट इज़ द ड्यूरेबल टाइप ऑफ एस्फाल्ट मिक्स। इम्परमीबल होना चाहिए कि भाई जो सरफेस लेयर पे अगर रेन वाटर इंटर होता है तो वो बॉटम लेयर्स पे ना जाए, इम्परमीएबल होना चाहिए। अगर बॉटम लेयर्स पर चला जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स के चांसेस हो सकते हैं। देन इट शुड बी वर्केबल। तो एक एस्फाल्ट मिक्स जो है वो वर्केबल होना चाहिए कि भाई इजीली वहाँ पर एस्फाल्ट मिक्स को हम रोड सरफेस पे ले कर सकें, दैट शुड बी वर्केबल। सरफेस स्किड रेजिस्टेंस के भाई उसके स्किड रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। स्किड रेजिस्टेंस को सिंपली लेमन लैंग्वेज में जो हम कहते हैं दैट इज़ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसका अच्छा होना चाहिए सर, जो भी रोड सरफेस है। स्किड रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ पर मैंने अगर चलें ठीक है वो मैं बाद में आपको बता दूँगा। ठीक है, सरफेस स्किड रेजिस्टेंस शुड बी एडिक्वेट फॉर दैट पर्टिकुलर एस्फाल्ट मिक्स। इट शुड बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट द फटीग क्रैकिंग एंड रटिंग रेजिस्टेंस। कि भाई वो जो एस्फाल्ट मिक्स हम बनाते हैं वो स्ट्रांग इतना हो कि वो फटीग क्रैकिंग को रेजिस्ट कर सके और रटिंग को रेजिस्ट कर सके। ये रटिंग किससे रिलेटेड हो सकता है? अगर सरफेस रटिंग की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा प्रॉपर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट या प्रॉपर दी बिट्यूमिन ग्रेड हम यूज़ करें जो जिसकी टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हों, मीन्स उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से ज़्यादा उसकी सॉफ्टनिंग पॉइंट हो। अगर उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम वो टाइप ऑफ बिटुमेन यूज़ करेंगे जिसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड्स। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वाला बिटुमेन यूज़ करते हो, सॉफ्टनिंग पॉइंट वाला बिटुमेन, तो उसमें कभी भी सरफेस रटिंग नहीं आएगी। सो उसी हिसाब से हमें प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बाइंडर करना है। और फटीग क्रैकिंग ज़्यादातर इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन की वजह से होता है। इम्प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन में आपका इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट हो सकता है और इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ दी बिट्यूमन बाइंडर हो सकता है। सो उसको भी हमें इस तरीके से हमें एस्फाल्ट मिक्स बनाना है जो फटीग क्रैकिंग को भी रेजिस्ट करे और रटिंग को भी रेजिस्ट करे। उसके बाद इट शुड बी प्लीजिंग इन अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसा है एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन सिलेक्ट करो या बनाओ जिसमें कोर्स एग्रीगेट्स बहुत ज़्यादा हों और फाइन एग्रीगेट की तादाद बहुत कम हो, तो क्या हो जाएगा उसके अपीयरेंस में मज़ा नहीं आएगा। जिसे हम गैप ग्रेडेड एग्रीगेट अगर कह लें, तो गैप ग्रेडेड एग्रीगेट अगर यूज़ करते हो और वो एस्फाल्ट मिक्स प्लेस करते हो सरफेस पे एस्फाल्ट रोड पे, तो उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा। सो हमें वेरिएटी ऑफ रेंजेस ऑफ एग्रीगेट हमें यूज़ करनी है, उस तरीके से हमें प्रॉपर ग्रेडिंग करना है ताकि सरफेस अपीयरेंस भी अच्छा हो जाए, उसका लुक भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि लुक बेकार आ जाए और आपकी वाली डिज़ाइन कितनी भी अच्छी हो तो दैट विल नॉट बी इन प्लीजिंग इन अपीयरेंस। सो the asphalt mix design has to address these all criteria: the strength, stability, durability, improvability, workability, etc. But the fundamental properties are not measured in the design mix; those are indirectly assessed by the some empirical parameters. ये जो सारे parameters हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे parameters हैं जो हम directly measure नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है, ये तो हम डायरेक्टली मेयर कर लेते हैं उसके विद द हेल्प ऑफ दी मार्शल स्टेबिलिटोमीटर। सरफेस स्किड रेजिस्टेंस है, ये इसके लिए हमारे पास स्किड रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे कि भाई फटीग क्रैकिंग या रटिंग रेजिस्टेंस, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं।
अलोएबल नंबर ऑफ एक्सिल लोड रिपीटेशन से हम फिर वहाँ इनडायरेक्टली एम्पेरिकल मेथड्स हैं, एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं, वहाँ से हम निकालते हैं कि भाई ये रटिंग रेजिस्टेंस और फटीग रेजिस्टेंस के हिसाब से इतना सेफ है या नहीं है। तो ये कहने का मतलब यही कह रहा है कि भाई हम सारे प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को एम्पेरिकल मेथड से या एम्पेरिकल फार्मूलाज से हम असेस करते हैं। Okay, these are different desirable properties of a small mix: stability, durability, flexibility, skid resistance, impervious layer, etc. ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। The aim of mixed design, same is the aim of mixed design जो पहले स्लाइड से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई we have to determine a proper blend of aggregates and proper binder, selection of proper binder। वो हमें ब्लेंड ऑफ एग्रीगेट निकालना है और वो बाइंडर सिलेक्ट करना है जो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अच्छा हो, सारी प्रॉपर्टीज़ स्ट्रेंथ के हिसाब से, परमेबिलिटी के हिसाब से, etc. सो द एम ऑफ द एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट इफेक्टिव ब्लेंड एंड द ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट एंड एसफॉल्ट बाइंडर दैट यील्ड अ मिक्स हैविंग क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए भाई। उसमें एक सफिशेंट एसफॉल्ट कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर एसफॉल्ट कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4.5% यूज़ करते हो या 3.75% यूज़ करते हो या 4.2% यूज़ करते हो, कितना भी करो, लेकिन देयर शुड बी ए सफिशेंट एसफॉल्ट कंटेंट व्हिच सेटिस्फाइड द एसफॉल्ट मिक्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है। सेकंड इज सफिशिएंट मिक्स स्टेबिलिटी कैरी दी ट्रैफिक विदाउट डिस्टॉर्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। उसमें इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर मिक्स में इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ट्रैफिक लोड को सस्टेन कर सके। देन देयर शुड बी सफिशिएंट वॉइड्स इन टोटल कंपैक्टेड मिक्स टू अलो फॉर द स्लाइड मूवमेंट ऑफ एस्फाल्ट एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज विदाउट ब्लीडिंग एंड लॉस ऑफ स्टेबिलिटी। कि भाई उसमें सफिशिएंट वाइड होना चाहिए, वाइड्स होने चाहिए। कुछ वाइड्स आपको जानबूझकर भी एस्फाल्ट मिक्स में जो है ना वो लेफ्ट करते हैं। कितने % वाइड्स लेफ्ट करते हैं हम? 4% एयर वाइड्स हम रखते हैं एस्फाल्ट मिक्स में। जो सिवियरिंग कोर्स होता है ना, सरफेस कोर्स हमारा, उस सरफेस कोर्स में हम 4% एयर वाइड्स जानबूझ के छोड़ते हैं, ताकि अगर एक्सपेंशन गर्मियों में जब एक्सपेंशन होती है और सर्दी में कंट्रैक्शन होती है, वो एग्रीगेट आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट में भी होती है और रिजिड पेमेंट में भी होती है, तो उसमें देयर शुड बी अ रूम फॉर स्लो एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। सो उसके लिए हम मिनिमम 4% एयर वर्ड्स छोड़ते हैं। तो उसके लिए भी अलग डिज़ाइन होता है कि भाई कैसे हमें 4% एयर वर्ड मेंटेन करने हैं किसी भी एस्फाल्ट मिक्स में, जिसे हम वाइड्स एंड मिनरल एग्रीगेट बोलते हैं। खैर वो वाइड्स एंड मिनरल एग्रीगेट का जो पूरी डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो 4 देयर शुड बी सफिशिएंट वर्केबिलिटी, इतना वर्केबल होना चाहिए कि भाई वो इजीली हम उस पर्टिकुलर एस्फाल्ट मिक्स को प्लेस कर सकें। 5th इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्किड रेजिस्टेंस, सेम वही चीज़ जो हम पहले पर मैं आपको बता के आया हूँ कि स्किड रेजिस्टेंस इतना प्रॉपर होना चाहिए। 6th इज द गुड अपीयरेंस, इट शुड बी गुड अपीयरेंस दैट etc ये भी मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन करके आया हूँ। सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन मिक्स is the determination of cost-effective blend of asphalt and mineral aggregate, including filler, if any, with appropriate gradation, which yield a durable and serviceable payment। ठीक है। ये सारे जो पैरामीटर 6 पैरामीटर हम पहले डिस्कस करके आए हैं, उनको आप वन वर्ड में अगर एक्सप्लेन करें, दैट कैन बी अ ड्यूरेबल एंड सर्विसेबल। ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, durable and serviceable can be the strong, long lasting, impermeable, etc सारे पैरामीटर इसमें आ सकते हैं। So the main objective of the asphalt mix is the preparation or the selection of cost effective blend of the aggregate and asphalt mix that yield a durable and serviceable payment। ठीक है भाई। तो अब आते हैं कि भाई मेथड्स ऑफ एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन। पहले हमने एस्फाल्ट मिक्स पढ़ा, उसके बाद एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेथड्स ऑफ एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन। देयर आर एक्चुअली, अच्छा ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि भाई जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। एक डिज़ाइन होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जिसे हम डिज़ाइन ऑफ विजिबल फीचर्स ऑफ द रोड कहते हैं। अच्छा 4 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं। फर्स्ट डिज़ाइन टाइप इज़ द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन,
Second design type is the material design. Third design is the structural design, and fourth design is the traffic engineering design. So जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसके अलग जो प्रोसीजर्स हैं, अलग उसके अलग मेथड्स हैं। जो मटेरियल डिज़ाइन है उसके अलग मेथड्स हैं। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसके अलग मेथड है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आपने आर्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पढ़ा था, जिसमें पढ़ा होगा आपने, जिसमें डिफरेंट ग्राफ्स थे, जिसमें हम उन ग्राफ की मदद से हम स्ट्रक्चरल नंबर निकाल रहे थे, SN1 SN2 SN3, फिर उसमें से डिफरेंट फार्मूलाज थे जिसमें से हम D1 D2 D3 निकाल रहे थे वगैरह वगैरह। ये अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा बैचलर अपना रिकॉल कर लें। बट जो मटेरियल डिज़ाइन है वो मटेरियल डिज़ाइन हमने बैचलर में नहीं पढ़ा, ठीक है। उस मटेरियल डिज़ाइन के तीन टाइप्स होते हैं। ये जो मैं आपको डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ, मार्शल मेथड, बीम मेथड एंड फिर परफॉर्मिंग एस्फाल्ट पैनल मेथड, दीज आर दी मटेरियल डिज़ाइन, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन नहीं है, मटेरियल डिज़ाइन है। मटेरियल डिज़ाइन मीन्स कि कौन सा टाइप ऑफ फोर्स एग्रीगेट यूज़ करें, अगर अच्छा कोर्स एग्रीगेट कौन सा यूज़ करें, बिटुमेन बाइंडर कौन सा यूज़ करें, एसफाल्ट मिक्स जो हो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होनी चाहिए, ETC उस सारे डिज़ाइन के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। दैट कैन बी द मार्शल मेथड, द बीम मेथड एंड द सुपीरियर परफॉर्मिंग एसफाल्ट पेमेंट मेथड। मार्शल मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड. Marshall and Weave method are actually the oldest methods of asphalt mix design, जिसे हम conventional method और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन कहते हैं। शुरू में जो एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन इन्वेंट हुए थे, दैट आर दी मार्शल मेथड एंड द वीव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। नेक्स्ट मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन दैट इज कॉल्ड एज द सुपीरियर परफॉर्मिंग एस्फाल्ट पेमेंट मेथड, सुपर पे मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन इज द एडवांस मेथड एंड रिसेंटली adapted method of the asphalt mix design. अब मार्शल मेथड और वीव मेथड और सुपीरियर परफॉर्मिंग एस्फाल्ट मेथड और मिक्स डिज़ाइन में क्या फ़र्क है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। जब मैं आपको सुपर पे मेथड और मिक्स डिज़ाइन पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन एंड द सुपर पे मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। बस अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन is the oldest method of mixed design, traditional method, and super pay method of mixed design is the latest method, and it is the field based method of mixed design. field based method of mixed design में आप ये समझ लें कि ये एक्चुअल फील्ड कंडीशंस को सिमुलेट करता है। जो भी एक्चुअल फील्ड कंडीशन है उसके हिसाब से हम पेमेंट डिज़ाइन करते हैं। लेकिन मार्शल मेथड में क्या होता है, मार्शल मेथड इज द ट्रेडिशनल मेथड, इसमें लिमिटेड पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स के भी हमारे पास लिमिटेड कह सकते हैं लिमिटेड लिमिटेशंस हैं। अच्छा, लिमिटेड नहीं कह सकते, लिमिटेशंस हैं हमारे पास। उन लिमिटेशन के हिसाब से फिर हमें एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि भाई मार्शल मेथड में हम जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और दी स्ट्रक्चरल कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस खास तौर पर कह लें, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। मसलन हमारे पास जो खैरपुर में है वो टेम्परेचर चला जाता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस 52 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन मार्शल मेथड में जो भी एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें गिवन है उस पर ही हम मार्शल मेथड उस पर ही हम एस्फाल्ट मिक्स को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन सुपीरियर परफॉर्मिंग एस्फाल्ट मेथड में, सुपर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन में हम एक्चुअल फील्ड कंडीशन को देखते हैं कि भाई वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, तो उसके हिसाब से हम पेमेंट का जो ग्रेड है, बिटुमेन का ग्रेड है, वो भी सिलेक्ट करते हैं, और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं या डिफरेंट एग्रीगेट ग्रेडेशन है वो भी उसके हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। मार्शल मेथड में जो हमारे पास ग्रेड ऑफ बिटुमेन यूज होता है उसे हम विस्कोसिटी ग्रेडेड बिटुमेन कहते हैं या दी नॉर्मल ग्रेडेड बिटुमेन कहते हैं, जिसे हम 60, 70, 80, 100, ETC ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन सुपर पे मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन में जो हम ग्रेड यूज़ करते हैं उसे हम परफॉर्मेंस ग्रेडेड बिटुमेन कहते हैं, PG ग्रेडेड बिटुमेन। उनको डिनोट ही ऐसे किया जाता है PG-564 ऐसे, PG-465। इसका मतलब क्या होता है कि भाई दैट टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ बिटुमेन विच कैन सस्टेन लोएस्ट टेम्परेचर एज -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाईएस्ट टेम्परेचर एज 64 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो
देखें सुपरफेयर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन में हाईएस्ट टेम्परेचर को भी वो डिनोट कर रहा है और लोएस्ट टेम्परेचर को भी डिनोट कर रहा है। लेकिन मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन में जो हम बिटुमेन यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट टेम्परेचर को बताता है कि भाई इसकी सॉफ्टनिंग हाईएस्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट इतनी है। लोएस्ट जो टेम्परेचर है, जो सर्दियों में टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, वो बिटुमेन उसको वो एड्रेस ही नहीं करता मार्शल मेथड में। खैर बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं, कॉम्पेक्शन मेथड में डिफरेंसेस हैं, ETC बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको सुपरफेयर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन में पढ़ाऊंगा, आपको तब बताऊंगा। ठीक है, मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन, व्हाई वी यूज दिस मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन all over the world, but कह सकते हो all over the world because the superwave method of mixed design is only famous in USA, not all over the world। क्यों हम मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन यूज़ करते हैं, सुपरवेव यूज़ क्यों नहीं करते, वी मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन क्यों नहीं यूज़ करते? हालांकि सुपरवेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन इज द फील्ड मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन which simulates the actual field conditions or gives the proper results, the actual results। और फिर भी हम मार्शल मेथड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज द मार्शल मेथड इज़ द मोस्ट simplest method among all these methods। सबसे सिंपल मेथड है और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं या पूरा जो सेटअप कहते हैं कह लें, तो इसका जो पूरा सेटअप है या इसके जो मेथड्स हैं या इसके टेस्टिंग मेथड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली नहीं है, चीपली अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन एडॉप्ट किया जाता है। और उसके बरक्स जो सुपरवेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन है उसका जो सेटअप है वो बहुत महंगा है, इसलिए ना ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सुपरवेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन का सेटअप ले रहे हैं और ना ही जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं या पेमेंट डिज़ाइन फर्म्स हैं वही सुपरवेव का मेथड सुपरवेव का जो सेटअप है वो ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे क्योंकि उसका जो सेटअप है बहुत महंगा है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो ही बहुत महंगे हैं। लेकिन मार्शल मेथड में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं और उनको रन करना भी इजी होता है और ऐसे समझें कि भाई कॉस्टली नहीं है, इस वजह से ज़्यादातर मार्शल मेथड। और सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि मार्शल मेथड इनएक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है, लेकिन इट इज़ लेस एक्यूरेट देन द सुपरवेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। सो ये नहीं बोल सकते कि मार्शल मेथड इनएक्यूरेट है, इट इज़ एक्यूरेट मेथड बट इट इज़ लेस एक्यूरेट देन द सुपरवेव मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। सो काम चल रहा है, ऐसे समझो कि मार्शल मेथड्स अगर यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंट्री में तो ठीक है भाई। इसमें स्लाइड में भी सेम बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बोल दी हैं, ये आपको भी पढ़ लेना। फिर आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्फॉल्ट मिक्स डिज़ाइन। भाई एस्फॉल्ट मिक्स डिज़ाइन की जो डेफिनेशन है दैट इज़ द सेम डेफिनेशन जो शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉपर ब्लेंड ऑफ एग्रीगेट एंड द प्रॉपर bitumen which gives the better results or which gives the long lasting and serviceable payment etc। ये सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं। खैर इसको स्किप करते हैं, उसके बाद इसके स्लाइड पे आते हैं। मिक्स डिज़ाइन का मतलब क्या होता है? एस्फॉल्ट मिक्स डिज़ाइन में जो है हम उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। हम जब भी एस्फॉल्ट मिक्स प्रिपेयर करते हैं तो एक तो मैंने आपको बोला कि भाई टोटल मिक्स जो होता है हमारा एस्फॉल्ट मिक्स उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स रखते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा कुछ एग्रीगेट्स के दरमियान भी वॉइड्स होते हैं और वो जो एग्रीगेट के दरमियान वॉइड्स होते हैं उसको हम फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्फॉल्ट। एग्रीगेट टू एग्रीगेट जो वॉइड्स होते हैं उनको फिर हम एस्फॉल्ट से फिल करते हैं और उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर एस्फॉल्ट मिक्स आ जाता है, एस्फॉल्ट मिक्स बन जाता है। खैर इसका ठीक है, इसको पढ़ते हैं, मैं वन बाय वन मैं आपको इसको समझाता जाता हूँ। The trick of the asphalt mix design for dense graded mixes is to find the gradation which will yield not the densest packing but which have the sufficient voids। हमें वो type of asphalt mix नहीं चाहिए जिसका जो ग्रेडेशन हो वो डेंसेस्ट हो, डेंसेस्ट नहीं लेकिन हमें कुछ वॉइड्स चाहिए होते हैं एग्रीगेट में और कुछ वॉइड्स चाहिए होते हैं टोटल मिक्स में। जो वॉइड्स हमें चाहिए होते हैं एग्रीगेट टू एग्रीगेट उसे हम कहते हैं वॉइड्स एंड मिनरल एग्रीगेट्स, VMA।
ठीक है, एसफॉल्ट मिक्स हम ऐसा बनाते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स होने चाहिए एग्रीगेट्स और एग्रीगेट के दरमियान, जिसे हम कहते हैं वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट VMA, which are used to accommodate the enough bitumen for ensuring durability against fatigue cracking. हमें वो इसलिए हम देते हैं whites and mineral aggregate that they can be filled with the asphalt, जिसे हम फिर कहेंगे whites filled by the asphalt VFA. Whites filled by the asphalt are denoted by VFA. VMA are the whites filled with the whites and mineral aggregate, and VFA is the whites filled by asphalt. So ये जो VMA VFA क्या है, ETC ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जो भी हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें ये फुल फॉर्म हम नहीं लिखेंगे, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं यही लिखेंगे हम। VMA लिखेंगे, कहीं पर VFA लिखेंगे, कहीं पर VIM लिखेंगे, ETC। सो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। VMA मीन्स वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट, कि भाई एग्रीगेट के एग्रीगेट टू एग्रीगेट जो वाइट्स होते हैं उसे हम कहते हैं वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट। VFA इज द वाइट्स फिल्ड बाय द एस्फाल्ट, जो एग्रीगेट टू एग्रीगेट वाइट्स होते हैं उसको हम फिल करते हैं एस्फाल्ट से, so that are called as the voids filled by the asphalt. And most importantly, some specified amount of voids, air void, which is called as the voids in mix, to allow the expansion and expansion of the bitumen during summer, etc. So हम फिर क्या करते हैं, लास्ट में कुछ voids हम लेफ्ट करते हैं पूरे मिक्स में, जिसे हम कहते हैं voids in the mix, void in the mix, VIM, that is generally taken as 4%। लास्ट में जो हम कुछ वाइट्स मिक्स में लेफ्ट करते हैं आफ्टर कम्पेक्शन, दैट आर कॉल्ड एज दी दैट इज जनरली टेकन एज 4%, वो हम 4% रखते हैं, जिसे हम कहते हैं वाइट इन दी मिक्स। ठीक है भाई, ओके। सेकंड पैराग्राफ है, द अमाउंट ऑफ बिटुमेन व्हिच इज एडेड विद द मिनरल एग्रीगेट आर नॉट टोटली यूटिलाइज्ड टू एक्ट एज अ फिल्म टू कोट द एग्रीगेट। अच्छा, बिटुमेन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि इट शुड कोट अराउंड द एग्रीगेट, लेकिन जो बिट्यूमन होता है वो सिर्फ बिट्यूमन एग्रीगेट के ऊपर कोटिंग नहीं करता, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ बिट्यूमन वो होता है जो बिट्यूम एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं होता कि एग्रीगेट के ऊपर सिर्फ सिर्फ बिट्यूमन कोट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ जो बिट्यूमन होता है वो एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर लेता है, उस बिट्यूमन को हम कहते हैं एब्जॉर्ब बिट्यूमन। ठीक है, एग्रीगेट जो कुछ अमाउंट ऑफ बिट्यूमन एब्जॉर्ब कर लेता है उसे कहते हैं एब्जॉर्ब बिट्यूमन, और जो बाकी बिट्यूमन बचता है उसे कहते हैं हम इफेक्टिव बिट्यूमन। ये याद करें, द amount of bitumen which is absorbed by the aggregate will be called as the absorbed bitumen, and the amount of bitumen which is left or which is used for coating of aggregate, that will be called as the effective bitumen। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें याद कर लें, क्योंकि इफेक्टिव बिट्यूमन कंटेंट और जो एब्जॉर्ब बिट्यूमन कंटेंट है इसकी अलग से कैलकुलेशंस हैं हमारे पास। जब हम वॉल्यूमेट्रिक मिक्स डिज़ाइन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। सिर्फ अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जब बिट्यूमन को हम एग्रीगेट को कोट करवाते हैं बिट्यूमन से, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि बिट्यूमन सिर्फ और सिर्फ उसको डायरेक्टली कोट कर ले, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ बिट्यूमन एब्जॉर्ब कर लेता है एग्रीगेट, और कुछ बाकी जो रहता है उसे हम इफेक्टिव बिट्यूमन कंटेंट कहते हैं। फिगर में वो जो इफेक्टिव बिट्यूमन कंटेंट है, वो एब्जॉर्ब बिट्यूमन कंटेंट है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, अगर किसी ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी है, जो 7th सेमेस्टर में एक सा पढ़ाया जाता है बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, सो के थ्री फेज डायग्राम सॉलिड्स, द वाटर एंड द एयर। थ्री फेज डायग्राम ऐसा होता है ना, सॉइल सॉलिड्स एंड द वाटर एंड द एयर। इसी तरीके से हम थ्री फेज डायग्राम ऑफ एस्फाल्ट मिक्स बनाते हैं। थ्री फेज डायग्राम ऑफ एस्फाल्ट मिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं भाई, द एग्रीगेट्स, द बिट्यूमेन एंड द एयर वॉइड। थ्री फेज डायग्राम ऑफ द एस्फाल्ट मिक्स which includes the aggregate, the asphalt mix, sorry the bitumen, या जिसे हम सिंपल एस्फाल्ट बोले, और the air words। ये होता है थ्री फेज डायग्राम ऑफ द एस्फाल्ट मिक्स। अब ये जो है, लेट मी शो यू विद द पॉइंटर।
10। ये जो पूरा डायग्राम है दैट इज द डायग्राम ऑफ टोटल एसफॉल्ट मिक्स। ये टोटल एसफॉल्ट मिक्स का डायग्राम है, जिसमें देखें ये एग्रीगेट्स हैं, बीच में एग्रीगेट्स हैं और एग्रीगेट के ऊपर बिटुमिन की कोटिंग की हुई है, और फिर एग्रीगेट से एग्रीगेट के दरमियान जो वॉइड है, ये कुछ वॉइड लेफ्ट किया गया है जिसे हम एयर वॉइड कह सकते हैं। दिस इज द एयर वॉइड। ठीक है, ये एयर वॉइड्स हैं, ये एस्फॉल्ट्स हैं जिसे हम बिटुमिन कहते हैं, और ये एग्रीगेट्स हैं। Aggregates are coated with the bitumen and there is sufficient void between the aggregate and aggregate that will be called as the air voids। ठीक है, और जो ये जो पर्टिकुलर voids हैं इन्हें हम कहते हैं voids in mineral aggregate। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ these voids are called as the voids in mineral aggregate, VMA। ठीक है, this shape is including the asphalt and this shape is excluding the asphalt। अगर हम एसफॉल्ट को एक्सक्लूड कर दें तो उसके बाद जो शेप बनेगा दैट विल बी, उसके साथ जो एसफॉल्ट मिक्स का शेप बनेगा दैट विल बी ऑफ दिस शेप। थ्री फेज डायग्राम, सिर्फ फेज डायग्राम बोलते हैं, थ्री फेज डायग्राम नहीं बोले। दिस इज द थ्री फेज डायग्राम। ये जो फेज डायग्राम है ना, इसे हम थ्री फेज डायग्राम बोल सकते हैं। इसमें क्या है देखें, यहाँ पर एग्रीगेट है, ये पूरा जो है दैट इज द बिटुमिन, और ये वॉइड्स। थ्री फेज डायग्राम, एग्रीगेट, बिटुमिन एंड दी वॉइड्स। एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट दोनों आ सकते हैं, बिटुमिन में इफेक्टिव बिटुमिन और एब्सॉर्ब बिटुमिन दोनों आ सकता है, और एयर वॉइड इज दी सिंपल वॉइड्स, एयर वॉइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हम जो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट है that is the combination of actually the air voids and the voids which are filled by the effective asphalt। ठीक है, यहाँ पर गौर करने की बात देखें, voids in mineral aggregate are the summation of the air voids and the voids which are filled by the effective asphalt, not the absorbed asphalt, and the voids which are filled by the absorbed asphalt are the aggregate which is absorbing the asphalt that come in the portion of aggregate। ये देखें, ये जो absorbed asphalt का पोर्शन है ये भी एग्रीगेट में आ रहा है, इसको भी एग्रीगेट में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीगेट का पोर्शन है वो इसको एस्फाल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है या बिटुमिन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इट कैलकुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग की बात यह है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में याद होना चाहिए आपको कि देयर इज अ थ्री फेज डायग्राम ऑफ एस्फाल्ट मिक्स व्हिच इंक्लूड द एग्रीगेट, द बिटुमिन एंड द एयर वॉइड्स। ठीक है, एक और चीज़ बात नोट करने की यहाँ पर कि भाई VMA इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर वॉइड्स एंड द इफेक्टिव एस्फाल्ट कंटेंट or the voids filled by the effective asphalt, and aggregate is the total combination of the aggregate and the asphalt absorbed by the aggregates। ठीक है भाई, सो ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें नोटेशन गिवन है, थ्री फेज डायग्राम का पूरा का पूरा नोटेशन गिवन है। जैसे आप लोगों ने अगर सॉइल मैकेनिक्स में आप लोगों को याद होगा तो उसमें हम जब थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल बनाते थे तो एक वेट बेसिस पे हम उसको नोटेशन देते थे और एक वॉल्यूम बेसिस में उसको नोटेशन देते थे। अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बेसिस ऑफ नोटेशन अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या कर रहे थे कि एयर के वॉल्यूम को कह रहे थे एयर वॉल्यूम ऑफ एयर, फिर वाटर के वॉल्यूम को कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद सॉइल के वॉल्यूम को कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स। ठीक है, टोटल वॉल्यूम फिर क्या कह रहे थे, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल रहे होते थे तो हम सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसी तरीके से ये जो थ्री फेज डायग्राम ऑफ बिटुमिन है या एस्फाल्ट मिक्स है उसमें भी डिफरेंट नोटेशंस हैं। ये जो सारे नोटेशंस हैं वो इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखें तो यहाँ पर ज़्यादा आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो वाइट है दैट इज़ दी एयर, ये जो दोनों चीज़ें इसमें ऊपर इफेक्टिव बिटुमिन है और नीचे जो येलो है दैट इज़ दी एब्जॉर्ब बिटुमिन एंड दिस इज़ दी एग्रीगेट। ठीक है, तो
ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, दिस इज द एयर एंड दिस इज द टोटल एस्फाल्ट एंड दिस इज द एग्रीगेट। सो एयर के वॉल्यूम को हम सिंपली कहेंगे VA, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम कहेंगे VFA। VFA मीन्स voids filled by the absorbed bitumen या absorbed asphalt। voids filled by the absorbed asphalt, यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, volume of voids filled with the asphalt, VFA। VFA is the volume of voids filled with the asphalt। उसके बाद है VBA, ये जो पोर्शन बचेगा, दिस पोर्शन दैट विल बी कॉल्ड एज VBA। और VBA क्या होता है, voids which are filled by the absorbed bitumen। यहाँ पर कहीं ना कहीं VBA लिखा होगा, ये VBA लिखा हुआ है, volume of absorbed asphalt, volume of voids which are filled with the absorbed bitumen, VBA। VFA is volume of voids filled with the asphalt and VBA is the volume of absorbed bitumen, ठीक है। अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ एस्फाल्ट निकालें तो दैट विल बी दी VFA प्लस VBA, ऐसे हो जाएगा ना। टोटल एस्फाल्ट कितना हो जाएगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी एस्फाल्ट है इसको हम ऐड करेंगे, दैट विल बी द टोटल एस्फाल्ट। तो टोटल एस्फाल्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, VFA प्लस VBA। ओके, अच्छा, वाइट्स एंड जो मिनरल एग्रीगेट होते हैं VMA, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है VMA। VMA जिस क्या होता है, VMA इज द समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एंड द वॉल्यूम filled by the absorbed asphalt, no, while voids filled by the VFA। this VMA will be equal to volume of air plus VFA। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है that will be called as the VMA, that includes this volume of air content and this volume filled by the asphalt, volume of voids which is filled by the asphalt, ठीक है। उसके बाद ये VB लिखा हुआ है जो टोटल वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमेन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, VB इज इक्वल टू VFA प्लस VBA। उसके बाद VMM है, VMB है, VSE है, VSB है, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको तब समझ आएंगे जब मैं आपको वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन समझाऊंगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो थ्री फेज डायग्राम है वो क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर इसको समझ लें, VSB को और VSE को समझ लें, ताकि जब इसके बाद मैं आपको ये होमवर्क देने वाला हूँ कि भाई ये पूरा जो थ्री फेज डायग्राम है, प्रॉपर थ्री फेज डायग्राम ड्रा करें और ये जो सारे नोटेशन है वहाँ पर उसको नोटेशन को लिख के और उसके नीचे इसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ बिट्यूमिनस मिक्स के नोटेशन के आगे लिख के बताएं कि वो क्या चीज़ है। ये पूरा का पूरा स्लाइड में आपको ऐसे समझो कि होमवर्क देने वाला हूँ, हर कोई अपने पेज पे वो होमवर्क ड्रा करेगा, ये थ्री फेज डायग्राम ड्रा करेगा और उसके नीचे लिख के आएगा कि भाई VMA का मतलब क्या है, VFA का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। इसमें क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो चलते हैं VSB की तरफ कि भाई VSB क्या है। VSB is actually the volume of mineral aggregate। VSB is the volume of mineral aggregate by the bulk specific gravity, इसलिए इसको कहते हैं VSB। VSB is the volume of the mineral aggregate by bulk specific gravity and VSE is the volume of mineral aggregate by effective specific gravity, VSE। तो VSB जो होता है that includes the aggregate volume of mineral aggregate plus volume of bitumen और वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब बिट्यूमेन, VSB। जो बाय बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं वो VBA प्लस दी वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट लिखते हैं। सिंपल ये कह सकते हो कि VSE प्लस VBA विल बी इक्वल टू VSB। VSB इज इक्वल टू VSE प्लस VBA। इसके नोटेशन को थोड़ा बहुत अगर आप समझोगे ना तो इसके अंदर से ही डिफरेंट फार्मूलाज निकल सकते हैं, जिसमें VSB कहाँ से लेकर कहाँ तक है। VSB इज फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक है, इस पॉइंट तक है VSB। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कौन कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये पैरामीटर आ रहा है और VSE पैरामीटर आ रहा है। VBA इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, और बाकी जो नीचे पॉइंट है दैट इज VSE। So you can say that VSB is equal to VBA plus VSE,
ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट फार्मूलाज बनेंगे जो हम जब हम वॉल्यूमेट्रिक और मिक्स डिज़ाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नोटेशन को हम समझ रहे हैं कि कौन कौन से नोटेशन का मतलब क्या है। VMM क्या है भाई? दिस इज द वायरलेस वॉल्यूम ऑफ द पेविंग मिक्स। वायरलेस वॉल्यूम ऑफ पेविंग मिक्स बी द वॉल्यूम व्हिच इज वॉल्यूम ऑफ मिक्स एक्सक्लूडिंग द एयर void. VMM is the volume of mix excluding the air voids. यहाँ पर देखें VMM कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर void खत्म हो रहा है, जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर void खत्म हो रहा है वहाँ से लेकर VMM स्टार्ट हो रहा है। So this is the voidless volume of asphalt mix. अब आते हैं VMB. VMB is actually the total volume of asphalt mix that also include the volume of air. तो देखें यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक का जो वॉल्यूम है दैट इज दी VMB। इसे हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एस्फॉल्ट मिक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एस्फॉल्ट मिक्स। ठीक है, ये सेम जो नोटेशन है वो इसी फिगर में भी गिवन है, लेकिन ये जो फिगर है ये पर्टिकुलर फिगर बहुत इजी बनाया गया है, इजी वे में बनाया गया है। सो बेटर ये है कि जब आप अपने पेज पे ये पर्टिकुलर 3 फेज डायग्राम ड्रा करो तो इस फिगर को ड्रा करना, इस फिगर को आपके वो इजीली हो जाएगा। ठीक है भाई, डिफरेंट नोटेशन थे यहाँ पर। VA नोटेशन है, VFA, VBA है, VMA, VB, VMM, VMB है, VSB है, VSE है। ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ा बहुत अगर आप गौर लगा के रट्टा लगाओगे, थोड़ा बहुत रट्टा लगाने की ज़रूरत है इसमें, रट्टा लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि VMA का मतलब क्या है, VMB का मतलब क्या है, VMA का मतलब क्या है। ये जब तक आप लोगों को पता नहीं है रट्टा जैसे तब तक नहीं मारोगे, जब तक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे इनका, तब तक आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें मसला होगा। अभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें जो वॉल्यूमेट्रिक्स और मिक्स डिज़ाइन वाला लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ओके भाई, इसको थोड़ा बहुत देख लेना, और आप लोगों को ये दोबारा मैं बता रहा हूँ कि दैट इज़ योर होमवर्क to draw the 3-phase diagram of asphalt mix and write all of the notations of the asphalt mix. ओके, ये सारी चीज़ें सेम है। ये फिगर को मैंने एक्सपांड कर दिया था और न्यू स्लाइड में रख दिया था, जिसमें सारे नोटेशंस हैं वही सेम नोटेशन है। VA, VSB, VMM, VSE, VMB, etc. This is the VB. VB means the volume of binder, actually volume of absorbed binder and the effective binder, etc. So ये भी सेम नोटेशन है। अब आते हैं the basic concepts of asphalt mix design। बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है ना टोटल एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन जो होता है वो हम कैसे करते हैं, एस्फाल्ट मिक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिर मार्शल मिक्स डिज़ाइन के मदद से उसका स्टेबिलिटी एंड फ्लो कैसे चेक करते हैं, etc. तो थोड़ी बहुत मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी, बेसिक इसके एस्फाल्ट मिक्स की। देखिए, आपको तो ये तो पता है कि भाई हम जो है प्रॉपर एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट यूज़ करते हैं, और फिर बिटुमेन सिलेक्ट करते हैं, और बिटुमेन और डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट को हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमारे पास एस्फाल्ट मिक्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। अब फिर इस एस्फाल्ट मिक्स के साथ क्या किया जाता है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, दैट आई विल टेल यू नाउ एंड ऑनवर्ड्स। सबसे पहले कि भाई जो डिफरेंट साइज आप एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं और उसके बाद हम बिटुमेन के साथ मिक्स करते हैं, तो जो डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपरली डिज़ाइन होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट या ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट। उस ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट में हमें ये पता चल जाता है कि भाई कौन से साइज ऑफ एग्रीगेट कितना अमाउंट लेना चाहिए और कौन से साइज ऑफ एग्रीगेट का कितना अमाउंट लेना चाहिए। ठीक है, मसलन जब हम एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन करते हैं तो मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन के लिए टोटल एस्फाल्ट मिक्स का सैंपल लेते हैं 1200 ग्राम का। ठीक है, उसमें 5% बिटुमेन लेते हैं और बाकी टोटल एग्रीगेट लेते हैं। 5% बिटुमेन अगर आप करोगे तो 60 ग्राम ऑफ बिटुमेन हो जाएगा और 1140 ग्राम एग्रीगेट बच जाएंगे।
1200 में से 5% अगर करोगे तो 60 ग्राम आपका बिट्यूमन आ जाएगा, बाकी 1140 ग्राम आपके एग्रीगेट्स आ जाएंगे। सो 1140 ग्राम ऑफ एग्रीगेट हम कैसे उठाते हैं, उसमें देखें डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट होते हैं। 1 इंच के एग्रीगेट भी हो सकते हैं, 1 इंच के नहीं होते, हाँ 1 इंच के एग्रीगेट होते हैं, 1 इंच के एग्रीगेट हो सकते हैं, हाफ इंच के एग्रीगेट हो सकते हैं, 3/4 के, 3/8 के, नंबर 8 के, नंबर 16 के, नंबर 50 के, नंबर 200 के, सारे साइजेस ऑफ एग्रीगेट होते हैं। तो हमें पता कैसे चले कि भाई 1 इंच के एग्रीगेट कितने ग्राम लेते हैं, 1140 में से 1 इंच के एग्रीगेट कितने लेने हैं, 3/4 इंच के कितने लेने हैं, हाफ इंच के कितने लेने हैं, 3/8 के कितने लेने हैं, ETC। सो ये पता लगाने के लिए फिर हमें एग्रीगेट ग्रेडेशन करना पड़ता है, जिसे हम ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट कहते हैं। उस ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट से हमें इजीली पता चल जाता है कि भाई अगर आप 1 इंच साइज एग्रीगेट मसलन 100 ग्राम लेते हो, हाफ इंच साइज एग्रीगेट 300 ग्राम लेते हो, फलाने साइज एग्रीगेट इतने ग्राम लेते हो और फलाने साइज एग्रीगेट इतने ग्राम लेते हो, तो आपका जो एस्फाल्ट मिक्स बनेगा वो प्रॉपर एस्फाल्ट मिक्स बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। सो उसको करने के लिए हम करते हैं एस्फाल्ट की ग्रेडेशन, एग्रीगेट की ग्रेडेशन, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट या ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, खैर ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट और एग्रीगेट की ग्रेडेशन का एक अलग सा प्रोसीजर है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट जो लेते हैं उनका अलग अलग पोर्शन लेते हैं और अलग अलग ग्राम्स लेते हैं, अलग अलग वेटेजेस लेते हैं, और जो वेटेजेस का पता लगाना होता है उसके लिए हमें ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट और ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट करना पड़ता है। खैर अब आते हैं कि भाई हमने ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट भी कर लिया और हमने डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट भी उठा लिया, उनके डिफरेंट वेटेजेस भी उठा लिया, उनको हमने बिट्यूमन के साथ मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मिक्स करने के बाद हमारे पास एक एस्फाल्ट भी। अच्छा DS गिव मी 1 मिनट, हमारे फैकल्टी ग्रुप पे कुछ मैसेजेस आए हैं, लेट मी रीड देम। Hello, voice is not coming. Sure, I have muted myself. Give me 5 minutes and I will come back. Give me 5 minutes. Okay. Okay, sir. Okay, sir.
Okay, dear, slides are visible to you or not? Yes, sir, it's visible. Visible. Yes, sir, visible. Now let us continue the lecture. Yes, sir. So अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एसफॉल्ट मिक्स बनाते हैं। एसफॉल्ट मिक्स बनाने के बाद क्या प्रोसीजर होता है कि भाई एसफॉल्ट मिक्स बनाने के बाद हम उसको फिर टेस्ट करते हैं। वी टेस्ट दैट पर्टिकुलर एसफॉल्ट मिक्स फॉर स्टेबिलिटी एंड फ्लो वैल्यू। स्टेबिलिटी और फ्लो वैल्यू के लिए हम कैसे टेस्ट करते हैं कि भाई उस एसफॉल्ट मिक्स को हम एक मार्शल मोल्ड होता है उसमें प्लेस करते हैं। उस एसफॉल्ट मोल्ड में हम कैसे प्लेस करते हैं, उसको 3 लेयर्स में प्लेस करने के बाद उसके ऊपर हम डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करते हैं। एक्चुअली दी 75 नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करते हैं। एक प्रॉपर लोडिंग होता है जो लोड उसके ऊपर ड्रॉप करवाते हैं। सो वो लोड हम 75 टाइम्स हम उस एसफॉल्ट मिक्स पे ड्रॉप करवाते हैं, जो एसफॉल्ट मिक्स मार्शल मोल्ड के अंदर प्लेस किया जाता है। एसफॉल्ट मिक्स बनाते हैं, एसफॉल्ट मिक्स को मार्शल मोल्ड के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर से हम 75 नंबर ऑफ ब्लोज वन साइड लगाते हैं। वन साइड जैसे ही हमने 75 नंबर ऑफ ब्लोज लगा लिए, फिर उस मोल्ड को हम उल्टा करके दूसरे साइड पे दोबारा 75 नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हैं। मीन्स वी अप्लाई 75 नंबर ऑफ ब्लोज बोथ साइड्स, 75 number of blows one side and 75 number of blows other side। जैसे ही हमने 75 नंबर ऑफ ब्लोज और इम्पैक्ट लोडिंग उसके ऊपर अप्लाई कर ली, उसके बाद हम उसको 24 आवर्स के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद आफ्टर 24 आवर्स वी टेक आउट द सैंपल फ्रॉम दैट मार्शल मोल्ड। उस मार्शल मोल्ड में से हम वो जो सैंपल हमारा एसफॉल्ट मिक्स का बन गया होता है उसको हम उसमें से निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्शल केक। मार्शल केक को हम उसे कहते हैं। सो उस मार्शल केक को हम निकालते हैं मार्शल मोल्ड में से। उस मोल्ड में से जैसे ही केक निकल जाता है, फिर हम उस मार्शल केक को एक फिर हम स्टेबिलिटी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि भाई मार्शल केक को हम उठाते हैं और उसको 60 मिनट्स के लिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर वाले वाटर बाथ में रख देते हैं। कैसे? 60 मिनट्स के लिए। 60 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, 40 टू 60 मिनट होता है हमारा जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, दैट इज़ 40 टू 60 मिनट्स। सो 40 मिनट्स के लिए रखो, दैट इज़ आल्सो इनफ। 40 मिनट्स के लिए हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले वाटर बाथ में उसको प्लेस कर देते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर बाथ में 40 मिनट्स के लिए प्लेस करने के बाद आफ्टर 40 मिनट्स हम उस सैंपल को निकालते हैं और मार्शल स्टेबिलिटी मीटर हमारे पास एक मशीन होता है, इक्विपमेंट होता है, उसके अंडर हम प्लेस कर देते हैं। उसके ऊपर फिर हम लोडिंग अप्लाई करते हैं। जिस लोड पे वो हमारा मार्शल केक ब्रेक होता है, उस लोड में हम लोड की वैल्यू चेक करते हैं। उस लोड की वैल्यू को हम कहते हैं मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू। और एक और डायल गेज रीडिंग हम नोट करते हैं जिसे हम कहते हैं मार्शल फ्लो वैल्यू। अगर हम अभी लैब में होते या फील्ड में होते तो मैं आपको मार्शल स्टेबिलिटी का टेस्ट भी करवा लेता और जो मार्शल केक है वो भी दिखा देता, और मार्शल कोई भी एक मार्शल केक उठा के मैं आपको मार्शल स्टेबिलिटी और मार्शल फ्लो वैल्यू भी चेक करवा लेता। खैर, ये पूरा प्रोसीजर अभी आपको थोड़ा ज़ुबानी याद होना चाहिए कि भाई हम कैसे हम एसफॉल्ट मिक्स बनाते हैं। एसफॉल्ट मिक्स बनाने के बाद हम मार्शल मोल्ड में उस एसफॉल्ट मिक्स को प्लेस करते हैं, फिर 75 नंबर ऑफ ब्लोज वन साइड लगाते हैं, 75 नंबर ऑफ ब्लोज दूसरे साइड लगाते हैं, फिर उसको 24 आवर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के बाद उसको आफ्टर 24 आवर्स हम निकालते हैं, जिसे हम मार्शल केक कहते हैं। उस मार्शल केक को फिर हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर बाथ में प्लेस करते हैं 14 मिनट्स के लिए, 40 मिनट के लिए, और उसके बाद उसको वहाँ से निकाल कर हम मार्शल स्टेबिलिटी मीटर के अंदर रखते हैं और फिर लोडिंग अप्लाई करते हैं। लोडिंग अप्लाई करके वो लोड जहाँ पर वो मार्शल स्पेसमैन या मार्शल केक ब्रेक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मार्शल स्टेबिलिटी इन किलोग्राम्स, लोड्स इन किलोग्राम्स। और फ्लो वैल्यू जो होता है वो हम मिलीमीटर में नोट करते हैं। फ्लो वैल्यू के लिए हमें अलग से हमें रीडिंग देना पड़ता है, हमारे पास अलग गेज होता है, उसको हम कहते हैं फ्लो वैल्यू। ठीक है भाई, दैट इज़ द होल कंसेप्ट और होल प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो वैल्यू बाय यूजिंग द मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड। सो इसमें तकरीबन यही लिखा हुआ है कि भाई इन लेबोरेटरी द फील्ड
कंपेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ हेवी लोडिंग, जो हेवी लोडिंग कंडीशन होते हैं मोर देन 1 मिलियन सिंगल एक्सिल लोड, उसको हम 75 नंबर ऑफ बिलोज लगाते हैं। जो मीडियम ट्रैफिक होता है उसको सिमुलेट करने के लिए हम 50 नंबर ऑफ बिलोज लगाते हैं। और जो लेस देन 0.01 मिलियन सिंगल एक्सिल लोड है जिसे हम लाइट ट्रैफिक कहते हैं, उसको सिमुलेट करने के लिए 35 नंबर ऑफ बिलोज ईच साइड लगाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि भाई लाइट जो हेवी ट्रैफिक होता है उसके लिए 75 नंबर ऑफ बिलोज लगाते हैं, मीडियम ट्रैफिक के लिए हम 50 नंबर ऑफ बिलोज लगाते हैं, और जो लाइट ट्रैफिक होता है उसके लिए हम 35 नंबर ऑफ बिलोज लगाते हैं। खैर, अच्छा, जो मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन होता है उसमें हम जो कंपेक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इम्पैक्ट मेथड ऑफ कंपेक्शन टेक्निक। इम्पैक्ट लोडिंग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, 75 नंबर ऑफ बिलोज जो लगाते हैं, लोड उसके ऊपर फ्री फॉल करता है, दैट इज़ द इम्पैक्ट टाइप ऑफ लोडिंग। मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन में इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई होता है, लेकिन जो सुपर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन होता है उसमें जब हम एसफॉल्ट मिक्स बनाते हैं या केक बनाते हैं, उसमें हम एक अलग टाइप ऑफ कंपेक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम जायरेटरी कंपेक्शन मेथड कहते हैं। उस जायरेटरी कंपेक्शन मेथड होता क्या है, जायरेटरी कंपेक्शन मेथड में जो जायरेटरी कंपेक्टर होता है वो एक्चुअल फील्ड्स मेथड की फील्ड में जो कंपेक्शन कर रहे होते हैं उसको सिमुलेट कर रहा होता है। यहाँ पर सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ कि फील्ड में हम क्या करते हैं, फील्ड में कैसे हम एसफॉल्ट मिक्स को कॉम्पैक्ट करते हैं, हम उसके ऊपर रोलर बिछाते हैं, रोलर उसके ऊपर चलवा देते हैं। या पेनीमेट्रिक टाइप ऑफ रोलर्स होते हैं, रबर टाइप्स ऑफ रोलर, रबर टायर टाइप्स ऑफ रोलर होते हैं जो उसके ऊपर चलवा देते हैं। ठीक है, अब रबर टाइप ऑफ रोलर से जो कॉम्पैक्शन हो रही होती है वो आपके स्टैटिक मेथड से स्टैटिक लोडिंग अप्लाई हो रही होती है, डायनामिक लोडिंग नहीं अप्लाई होती। ऐसे ही होता है ना कि भाई रोड पे जब हम एसफॉल्ट मिक्स बिछा देते हैं उसके ऊपर फिर रोलर बिछा देते हैं, रोलर उसके ऊपर घुमा देते हैं, उससे स्टैटिक लोडिंग उस एसफॉल्ट मिक्स के ऊपर जा रहा होता है और उससे वो कम्पैक्ट हो रहा होता है। लेकिन हमने जो लेब में परफॉर्म कर लिया था, लेब में जो हमने कंपेक्शन की थी एसफॉल्ट मिक्स की, वो कैसे की थी, वो हमने की थी इम्पैक्ट लोडिंग से। कैसे, हमारे पास एक हैमर था, हैमर्स को हमने फ्री ड्रॉप दिया था 75 नंबर ऑफ बिलो से, ताकि उसके बाद वो जो एसफॉल्ट मिक्स है वो कम्पैक्ट हुआ था और हमारे पास मार्शल केक बना था। तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई कि भाई फील्ड में हम अलग तरीके से कम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हम लेब में कंपेक्शन कर रहे हैं वो तो पूरा अलग है। लेब में हम इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई करते हैं और फील्ड में तो हम स्टैटिक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस वजह से जो सुपर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन है उसमें अलग मेथड ऑफ कंपेक्शन यूज़ किया जिसे हम जायरेटरी कंपेक्शन मेथड यूज़ कहते हैं। उसमें सेम सिमुलेट करता है आपके फील्ड कंडीशन को। जैसे ही फील्ड में उसको रोलर अप्लाई करके हम लोडिंग अप्लाई करते हैं, इसमें भी जायरेटर कंप्यूटर में भी स्मॉल टाइप्स ऑफ रोलर या नीडिंग एक्शन इन्वॉल्व होता है जो उसको इजीली कंपेक्ट कर रहा होता है। उसकी कंपेक्शन मेथड, जायरेटरी कंप्यूटर की कंपेक्शन मेथड या कंपेक्शन प्रोसीजर सेम सिमुलेट कर रहा होता है आपके फील्ड कंडीशन को। सो ये भी एक आपका डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन और सुपर मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन का। खैर यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, इन यूएसए इट इज डन बाय द implementation of super method of mixed design where both traffic condition and weather condition has been duly taken care of. In Marshall method of mixed design we do not take care of the traffic condition and weather condition, but in super method of mixed design we duly take care of the traffic condition and the weather conditions. The type of labored compaction in super method is also known as the gyrator type of compaction, which is very close to the actual field condition instead of impact type of Marshall method. ठीक है, सेम गल। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कैसे हम मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन करते हैं। दीज आर ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, कैसे हम, मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। हम सबसे पहले मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एग्रीगेट को सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई कौन से एग्रीगेट हमें यूज़ करने हैं मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन के लिए। सो हम डिफरेंट क्वेरीज पे चले जाते हैं, जो भी हमारे पास डिफरेंट क्वेरीज हैं हम उन क्वेरीज उनके वहाँ पर जाते हैं और डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट
को सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये एग्रीगेट मुझे यूज़ करना है, स्क्वायरी में से ये एग्रीगेट यूज़ करना है, स्क्वायरी में से ये एग्रीगेट यूज़ करना है। और लाजमी क्वेरी पे डिफरेंट फाइल्स बने होते हैं, फाइल्स ऑफ एग्रीगेट बने होते हैं, हीप ऑफ एग्रीगेट बने होते हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उन एग्रीगेट की प्रॉपर ग्रेडेशन करते हैं। दी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट की प्रॉपर रेंज बताते हैं। प्रॉपर रेंज इस तरीके से बताते हैं कि भाई एक जो 1 इंच साइज ऑफ एग्रीगेट है वो कितने ग्राम यूज़ करो, हाफ इंच साइज कितने ग्राम यूज़ करो, फलाने इंच साइज कितने ग्राम यूज़ करो, कि टोटल मिक्स ऐसे बने कि वो सारे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, हम सेकंड स्टेप में इस तरीके से ग्रेडेशन करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि भाई हम उसी पर्टिकुलर ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट को अच्छा, थर्ड स्टेप में हम कोई भी बिट्यूमेन सिलेक्ट करते हैं, बिट्यूमेन की ग्रेडेशन सिलेक्ट करते हैं, ग्रेड सिलेक्ट करते हैं, ग्रेडेशन नहीं, बिट्यूमेन का ग्रेड सिलेक्ट करते हैं कि 60-70 ग्रेड यूज़ करें या 40-50 ग्रेड यूज़ करें, ETC कोई भी ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन जो यूज़ करना है हमें हम वो सिलेक्ट करते हैं। Then we mix that particular bitumen and the gradation of graded aggregate with themselves with one another, उसको हम properly mix कर देते हैं। Mix करने के बाद then we check that asphalt mix, the stability and flow value of that asphalt mix, जो हमारा asphalt mix बन गया उसका हम stability and flow value check करते हैं by using the Marshall method of mixed design or Marshall stability meter. Then we do the density wide analysis. Then we do the volumetrics of mixed design, and finally we calculate the optimum bitumen content for that particular asphalt mix. अब optimum bitumen content फाइंड करने का तरीका ही कुछ अलग है। खैर, हम जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हम कैसे इस एग्रीगेट को सिलेक्ट करते हैं, ग्रेडेशन कैसे करते हैं, फिर बिट्यूमेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, डेंसिटी वाइड एनालिसिस कैसे करते हैं, और ऑप्टिमम बिट्यूमेन कंटेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई एग्रीगेट ग्रेडेशन पे। फर्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट, सेकंड स्टेप इज़ द एग्रीगेट ग्रेडेशन। पर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट इज़ सिंपल कि भाई किसी भी क्वेरी पे जाएंगे, वहाँ पर डिफरेंट फाइल्स ऑफ एग्रीगेट होते हैं, वहाँ से हमें एग्रीगेट सिलेक्ट करने होते हैं, बस सिंपल। उसके बाद है द एग्रीगेट ग्रेडेशन। सो एग्रीगेट ग्रेडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका पूरा मिक्स डिज़ाइन होता है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है एग्रीगेट ग्रेडेशन पे। देखिए, आपने पहले एग्रीगेट ग्रेडेशन किया, एग्रीगेट ग्रेडेशन में आपको पता चल गया कि 1 इंच साइज ऑफ एग्रीगेट आपने इतने ग्राम उठाने, 2 इंच साइज इतने ग्राम, 3 इंच साइज, 2 इंच 3 इंच नहीं होता, उसके डाउन साइड होते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दैट कैन बी यूज इन मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन इज़ 1 इंच, याद कर लें। सो 1 इंच हमने इतना उठा लिया, हाफ इंच इतना उठा लिया, और जो 3/4 इंच है इतना उठा लिया। ये हमें एग्रीगेट ग्रेडेशन से पता चल गया। लेकिन फॉर एग्जांपल हम एग्रीगेट ग्रेडेशन ना करें, अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि 1 इंच साइज़ की एग्रीगेट ज़्यादा उठा लें, हाफ इंच साइज़ की कम उठा लें, और जो 3/4 इंच साइज़ के उसके ज़्यादा उठा लें, और इसी तरीके से हम इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट कर लें, तो क्या हो जाएगा कि भाई फाइनली जो हमारे पास एस्फाल्ट मिक्स बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, फ्लो वैल्यू होगी वो भी प्रॉपर नहीं मिलेगी, आपकी जो इसके रेजिस्टेंस वैल्यू है उसकी वो भी प्रॉपर नहीं मिलेगी, फटीग एंड रटिक रेजिस्टेंस है वो भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमें एग्रीगेट ग्रेडेशन करनी पड़ती है ताकि हम प्रॉपर साइज ऑफ एग्रीगेट को प्रॉपर वेट ऑफ एग्रीगेट से हम रिजेंबल कर सके, क्योंकि ये साइज ऑफ एग्रीगेट का इतना वेट उठाओगे तभी आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आएंगी। 1 इंच साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 300 ग्राम उठाओगे तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, अगर 250 ग्राम उठाओगे तो आपको इम्प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे, अगर 350 ग्राम उठाओगे तभी आपको इम्प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। एग्जैक्टली आपको 300 ग्राम आपको उठाने। अब ये 300 ग्राम का हमें कैसे पता चलता है? 300 ग्राम का तभी पता चलता है जब हम एग्रीगेट ग्रेडेशन करते हैं, उस एग्रीगेट ग्रेडेशन से ही हमें पता चलता है। अब थोड़ा याद करें, मैंने आपको क्या किया था जब हम क्लास परफॉर्म कर रहे थे, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे एग्रीगेट ग्रेडेशन का, तो हमारे पास 3 बैग्स थे, 3 बैग्स ऑफ एग्रीगेट थे।
हमने उसको बेग 1 बोला था, बेग बी बोला था और बेग सी बोला था, और उसकी हमने ग्रेडेशन की थी, प्रॉपरली सीम एनालिसिस की थी। बेग ए की सीम एनालिसिस कौन से 2 स्टूडेंट ने की थी, बेग बी की दूसरे 2 स्टूडेंट ने की थी, और बेग सी की 2 स्टूडेंट दूसरों ने की थी। तो सारे ग्रेडेशन करने के बाद हमने एक एग्रीगेट ग्रेडेशन चार्ट था, उसमें वैल्यूज पुट किए थे, याद होगा अगर आपको। तो उस वैल्यूज पुट करने के बाद हमने जो वैल्यूज थे उसको हमने वेरी किया था। वेरी करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर रेंज ऑफ एग्रीगेट आया था, और उस प्रॉपर रेंज ऑफ एग्रीगेट से हमें फिर पता चल गया था कि कौन से साइज ऑफ एग्रीगेट का कितना वेट उठाना है। अगर ब्लेंड ऑफ एसफॉल्ट मिक्स का जो हमारे पास एक्सेल शीट थी, वो अगर आपको याद होगी तो आपको एग्रीगेट ग्रेडेशन और भी ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास भी पड़ी होगी वो कहीं ना कहीं पर। खैर, आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्लास आई विल सेंड यू दैट एग्रीगेट ग्रेडेशन एक्सेल शीट। अच्छा, इसको पढ़ते हैं थोड़ा। डिफरेंट डेंस ग्रेडेड मिक्स से डिफरेंट रेंज ऑफ अपर एंड the lower limit percentage of passing of aggregate corresponding to different sizes of aggregate। aggregate gradation होता ही है। अच्छा, aggregate gradation में हमारे पास अपर एंड लोअर लिमिट होता है। जो हमारे पास जो एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन बने होते हैं, स्टैंडर्ड एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन में, उसके हमारे पास ऑलरेडी अपर एंड लोअर लिमिट होते हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ रेंज क्या है, लेट मी शो यू द फिगर, वहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रेडेशन चार्ट है। इस ग्रेडेशन चार्ट में देखें, ये जो रेड लाइन शो कर रहा है दैट इज शोइंग द अपर लिमिट ऑफ ग्रेडेशन, एंड जो नीचे जो लाइन शो कर रहा है ग्रीन लाइन, दैट इज शोइंग द लोअर लिमिट ऑफ ग्रेडेशन। सो हमें जो एग्रीगेट ग्रेडेशन करना पड़ता है, इस तरीके से हमें एग्रीगेट ग्रेडेशन करना पड़ता है कि इन दोनों पर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में लाइन है। हमारे ग्रेडेशन का लाइन जो है इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में आता है, so that will be called as the best gradation curve or the accurate gradation, that will give us the accurate results। so upper limit and lower limit हमें पहले ही डिफाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसमें भी हमारे पास वेयरिंग कोर्स ऑफ क्लास ए, वेयरिंग कोर्स ऑफ क्लास बी एंड सब बेस कोर्स ऑफ क्लास ए, ई टी हर किसी के हमारे पास ग्रेडेशन के अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑलरेडी डिफाइंड है। सो उस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम रखते हैं पहले, उससे हमारे पास चार्ट बन जाता है। उस चार्ट के बाद हमने जो भी ग्रेडेशन किया है उसकी वैल्यू रखते हैं। फिर उस वैल्यू को देखते हैं कि आइदर दैट इज कमिंग इन बिटवीन द अपर ग्रेड एंड लोअर ग्रेड और दी अबो और बिलो। अगर ऊपर नीचे आ जाता है तो उसको हमें किसी भी तरीके से प्लस और माइनस करके ब्लेंड के जो परसेंटेजेस हैं उसको प्लस या माइनस करके इन दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान लाना पड़ता है। जैसे ही दरमियान में आ जाता है, ये लाइन ब्लू लाइन दरमियान में आ जाती है, तो हम वहाँ पर स्टॉप करते हैं। वी से दैट दिस पर्टिकुलर द ग्रेडेशन और द ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट इज परफेक्ट फॉर दैट एसफॉल्ट मिक्स डिजाइन। ठीक है, इस तरीके से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को यूज़ करते हैं। सो दी व्हाट वी डू, there is definite range of upper and lower limit of percentage of passing of aggregate corresponding to different sieve sizes. These ranges have been adapted for after many research experience, permutation and combination, taking care of factors that narrated earlier, जो भी हमने already factors पढ़ के आए हैं, different factors जो हमने पढ़े थे। In MORT is the Ministry of Road Transport, that MORT देख लेना क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक द रोड ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से कुछ है। स्पेसिफिकेशन आर आयर suitable one, no criteria is laid down to select aggregate gradation other than specifying upper and lower limit। हमें हमेशा अपर एंड लोअर लिमिट के हिसाब से चलना पड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ दैट द मिड पॉइंट ग्रेडेशन इज ऑफन टेकन एज द टारगेट मिक्स फार्मूला और द ग्रेडेशन प्रॉपर ग्रेडेशन। उसमें से जो मिड पॉइंट ग्रेडेशन है, हमें दैट आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द मिड पॉइंट ग्रेडेशन, जो बीच में कोई भी ग्रेडेशन आएगी। ओके, इसको छोड़ दो भैया। This is the optimization of volume Whites and Muller aggregate of gradation curve 1, this is for the gradation curve 2 and this is for the gradation curve 3। और उसमें ये हमारे पास ग्रेडेशन कर्व के डिफरेंट पैरामीटर्स आ
ओके, ये इसको मेमोराइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर वगैरह में हो तो ये चार्ट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ग्रेडेशन बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस टेबल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ग्रेडिंग वन का जो कंडीशन है, ग्रेडिंग वन की जो कंडीशन है दैट इज के पैरामीटर्स जो भी हैं वो ये पैरामीटर्स हैं, ग्रेडेशन टू की वो पैरामीटर्स हैं, ग्रेडेशन थ्री की अदर पैरामीटर्स हैं। हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, वाइट्स एंड मिक्स, सॉरी दी वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट, VMA हमें यहाँ पर देखना है वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट। सो हमें वो ग्रेडेशन देखना है जिसके दैट यील्ड्स मैक्सिमम वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट। सो हमारे पास ग्रेडेशन ए है, ग्रेडेशन टू है एंड ग्रेडेशन थ्री है। तो यहाँ पर देखें विच ग्रेडेशन इज यील्डिंग द हाईएस्ट वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट, दिस पर्टिकुलर gradation 13.83. So we will consider gradation 1 as the best gradation. ठीक है, सो हमारे पास डिफरेंट साइजेस ऑफ डिफरेंट फाइल्स होते हैं, हीप्स होते हैं, या डिफरेंट हमारे पास बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्सेस में से हम डिफरेंट ग्रेडेशन करते हैं, उन डिफरेंट ग्रेडेशन में भी कोई भी एक ग्रेडेशन सिलेक्ट करते हैं जिसका जो वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट हो वो हाईएस्ट हो। यही सेम चार्ट था जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था जब हमने परफॉर्म किया था वो एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट सीव साइजेस थे, उसमें से परसेंटेज पासिंग हमने निकाली थी ऑफ दी फाइल 1 या दी बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। ठीक है, उसमें से हम हर बॉक्स ए के परसेंटेज पासिंग हमने प्लेस किया था, बॉक्स बी का परसेंटेज पासिंग, बॉक्स सी का परसेंटेज पासिंग। उसके बाद हमारे पास टारगेट मीन वैल्यू था हर किसी का, मिड एंड लो वैल्यू, टारगेट मीन वैल्यू या टारगेट रेंज अपर एंड लोअर लिमिट था। और उसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज़ थे जिसको हम अल्टर करके हमारे पास जो ग्रेडेशन आ रहा था वो वैल्यूज़ हमारे पास, वो जो हमारे पास एग्रीगेट टेबल था उसके उसमें ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये नीचे है, यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई 24% ऑफ एग्रीगेट शुड बी टेकन फ्रॉम दी फाइल ए, 31% ऑफ एग्रीगेट शुड बी टेकन फ्रॉम फाइल बी एंड 45% ऑफ एग्रीगेट शुड बी टेकन फ्रॉम फाइल सी। इसी तरीके से आपके पास दैट टोटल एग्रीगेट proportion will be the 100% and you will have the best results after using this gradation of aggregate. So इसका जो हमारे पास एक्सेल शीट था वो मैं आपको इंशाल्लाह भेजूंगा आफ्टर दिस क्लास। ओके, एग्रीगेट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सेकंड जो हम एसफॉल्ट मिक्स डिज़ाइन में, मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन में करते हैं, दैट इज़ दी चेकिंग ऑफ एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़। एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट साइजेस ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक होती हैं, वो हमें चेक करनी होती हैं। ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीगेट हो गया, उस एग्रीगेट की ब्लेंडिंग करने के बाद उसकी एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज़ हमें चेक करनी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ में खास तौर पे हम उसकी स्पेसिफिक चेक करते हैं। उन स्पेसिफिक में 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक होती हैं, द बल्क स्पेसिफिक, द अपरेंट स्पेसिफिक एंड द इफेक्टिव स्पेसिफिक। ठीक है, तो अपरेंट स्पेसिफिक क्या है, बल्क स्पेसिफिक क्या है, इफेक्टिव स्पेसिफिक है, इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर में क्या है कि एक पर्टिकुलर हमारे पास एसफॉल्ट मिक्स का सिंपल है। एसफॉल्ट मिक्स का एक पोर्शन है, एक एग्रीगेट पोर्शन है। हमने कोई भी एसफॉल्ट मिक्स बनाया है, एसफॉल्ट मिक्स में से एक कोई भी एग्रीगेट उठाया है जिसके ऊपर बिटुमेन कोट किया गया है, तो उसमें डिफरेंट जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, उन टर्म्स को यहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया है। कौन कौन से टर्म्स, फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर ग्रे है दैट इज शोइंग द एग्रीगेट। यहाँ पर क्लियरली ये शो कर रहा है कि भाई ये जो ग्रे पार्टिकल है, ये ग्रे एरिया है, इसको हम एग्रीगेट से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला ब्लैक पोर्शन है, इसको हम एस्फाल्ट बाइंडरी से शो करते हैं, जिसे हम इफेक्टिव एस्फाल्ट बोल सकते हैं। इफेक्टिव एस्फाल्ट व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द बिटुमेन, और उसके अंदर जो बिटुमेन है उसको हम एब्जॉर्ब बिटुमेन बाइंडर बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई बिटुमेन जब कोट करते हैं एग्रीगेट पे तो कुछ
बिट्यूमिन एब्जॉर्ब हो जाता है उसे हम एब्जॉर्ब बिट्यूमिन कहते हैं, और कुछ बिट्यूमिन कोट हो जाता है जिसे हम दी रिमेनिंग बाइंडर कहते हैं, जिसे हम इफेक्टिव बाइंडर बोल सकते हैं। सो ये जो पोर्शन है इसे हम एब्जॉर्ब बाइंडर बोलेंगे, और जो बाहर वाला पोर्शन है इसे हम इफेक्टिव बाइंडर बोलेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो एग्रीगेट होते हैं उसमें दो टाइप्स ऑफ वाइड्स होते हैं, एक होते हैं इम्परमिएबल वाइड्स, दूसरे होते हैं परमिएबल वाइड्स। इम्परमिएबल वाइड्स आर विद इन द एग्रीगेट, विद इन द स्केलेटन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर जो अगर वाइड्स हैं तो उसको हम कहेंगे दी इम्परमेबल वाइड्स। वो वाइड्स जहाँ पर वाटर पानी पहुँच नहीं सकता उनको हम कहते हैं इम्परमेबल वाइड्स। उसके अलावा दूसरे होते हैं परमेबल वाइड्स। परमेबल वाइड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के सरफेस पे जो भी वाइड्स होते हैं उनको हम परमेबल वाइड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी इंटर कर सकता है। सो उन पॉइंट वो पर्टिकुलर वाइड्स कहाँ पर होते हैं, एग्रीगेट के सरफेस में। जैसे ये पर्टिकुलर वाइड है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ एग्रीगेट, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द परमेबल वाइड एग्रीगेट्स, परमेबल वाइड पोर्शन और परमेबल वाइड्स। ठीक है भाई, ये सारे पैरामीटर्स थोड़ा समझ लें आप कि भाई एक एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट के अंदर इम्परमेबल वाइड्स होते हैं, दूसरे होते हैं परमेबल वाइड्स होते हैं। फिर जो एग्रीगेट के ऊपर बिट्यूमिन कोट किया गया होता है उसमें सम एब्जॉर्ब बिट्यूमिन होता है, दूसरा इफेक्टिव बिट्यूमिन पोर्शन होता है, ईटीसी ईटीसी। ये थोड़ा बहुत आपको माइंड में, अपने माइंड में रखने चाहिए, ताकि जब हम इफेक्टिव स्पेसिफिक अपेरेंट स्पेसिफिक और जो बल्क स्पेसिफिक है वो डिफाइन करें तो आपको first of all what is actually apparent specificity. So apparent specificity is that type of specificity in which we exclude the वाइड्स हैं, इस फेस के जो वाइड्स हैं उनको हम एक्सक्लूड करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी होता क्या है भाई? स्पेसिफिसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिस्टिल वाटर, या कुछ भी कह लें। सो उस जो इक्वल वॉल्यूम होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल होता है डिस्प्लेस्ड बाय द वाटर, सो उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पर देखें, अगर हम एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी में हो जाएगा मास ऑफ दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट ऑफ दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट एग्रीगेट्स, weight of that aggregate divided by the volume of that aggregates, and प्लस में जो volume of voids in that particular aggregate. So volume of void can be the volume of permeable voids and volume of impermeable voids. ठीक है, क्या हो जाएगा? weight of that particular aggregate or mass of that particular aggregate divided by the volume of that aggregate and plus volume of those voids, that can be the volume of impermeable voids and volume of permeable voids. So इस apparent specific gravity में हम volume of permeable voids को ignore करते हैं, exclude करते हैं for the calculation of specific gravity. That's why it is called as the apparent specific gravity. थोड़ा पढ़ें इसे. The volume measurement includes the volume of aggregate particle. It does not include the volume of any water permeable voids. इसमें हम कोई भी जो सरफेस वाइड्स होते हैं, जो सरफेस पे वाइड्स होते हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते, उनको हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड दैट्स व्हाई इट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटीज। जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपैरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें से सबसे ज़्यादा जो होता है दैट इज ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमीटर जो है वो सबसे कम है। डिनोमीटर जो जिसका सबसे कम होगा, फॉर एग्जांपल हम न्यूमरेटर हम रखते हैं 5 या न्यूमरेटर 4 रखते हैं, न्यूमरेटर हम रखते हैं 4 और डिनोमिनेटर रखते हैं 2, इसका आंसर आ जाएगा 2।
अगर एक है उसका न्यूमरेटर रखे हैं 4 और उसका डिनोमिनेटर रखेंगे फॉर एग्जांपल 1 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा मीन्स इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ that particular parameter will be greater. Give me 1 minute. Some chairmans of the call are here. I have to attend that. Okay, sir. Okay, dears, let us continue the class. So I hope the same slide is visible to you. छोकरा आवाज अच्छे पे हो? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. So that is apparent specificity simple याद करने की गाली है. Hello. हाँ. हाँ क्वेश्चन आगो.
ओके, सो स्पेस अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी में याद करने की बात यह है कि भाई द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन विच वी एक्सक्लूड द वाटर परमेबल वॉइड्स दैट विल बी कॉल्ड एज द अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और दूसरी बात याद करने की ये है कि दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी बिकॉज इसका जो इसमें हम वाटर परमेबल वॉइड्स को हम एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इन विच we include the water permeable voids. We do not exclude the water permeable voids, but we include the water permeable voids. Means we include all types of voids. The volume of total aggregate plus volume of impermeable voids plus volume of the water permeable voids. All type of voids हम include करते हैं. That type of specific gravity will be called as the bulk specific gravity. It is denoted by GSP. अच्छा, एक और चीज़ कि जहाँ पर GSA लिखा हो, you should know that is called as the apparent specific gravity. GSA means apparent specific gravity, GSB means bulk specific gravity. Then कहीं पर भी अगर GSE लिखा हो that means effective specific gravity. GSE means effective specific gravity, and the effective specific gravity is the type of specific gravity in which we include the volume of voids, volume of total solid plus volume of impermeable voids and volume of water permeable voids, but we exclude the volume of asphalt permeable voids. जो वो void जो जिसमें asphalt एजार्ड हो जाता है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव एस्फाल्ट बिटुमेन को हम कंसीडर करते हैं। एब्जॉर्ब एस्फाल्ट बिटुमेन को हम एस्फाल्ट एब्जॉर्ब एस्फाल्ट कंटेंट को या बिटुमेन कंटेंट को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, सो ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वी इंक्लूड GSE इज इक्वल टू मास ओवन ड्राई और वेट ऑफ ओवन ड्राइड एग्रीगेट्स divided by volume of solid aggregate plus volume of impermeable voids plus volume of water permeable voids minus volume of asphalt permeable voids. Means we exclude the volume of asphalt permeable voids जो एब्जॉर्ब बिटुमेन जो एब्जॉर्ब करते हैं voids उनको हम एक्सक्लूड करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है भाई, जो अच्छा इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप लोग को। So we can easily calculate the bulk specific gravity and the apparent specific gravity, bulk specific gravity and the apparent specific gravity, but the effective space calculation of effective specific gravity is difficult, so that's why we calculate the effective specific gravity indirectly. बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हम इजीली कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, हम ओवन ड्राइड वेट लेते हैं उस पर्टिकुलर एग्रीगेट सैंपल का, उसका फिर SSD वेट लेते हैं और उसका फिर वेट एंड वाटर लेते हैं। तीनों चीज़ें लेके उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। सिंपली ये आपको इस स्लाइड में कैलकुलेशन इजीली गिवन है कि भाई GSB कैसे कैलकुलेट करते हैं और GSA कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेट एंड ओवन ड्राइड वेट को हम A से डिनोट करेंगे, SSD वेट को B से, और जो हमें वेट एंड वाटर है उसको C से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। इस स्लाइड को देख लेना। Then there is the calculation of effective specific gravity is different or difficult. That is actually calculated by the indirectly calculated by the determination of theoretical maximum specific gravity, which is called as the Rice density calculation. वो हम Rice density calculation से हम calculate करते हैं। effective specific gravity हम थियोरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी से कैलकुलेट करते हैं। मतलब पहले हम थियोरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दिस टेक्निक। कैसे? फॉर एग्जांपल हम वी विल calculate the weight of sample in air, that will be denoted by A. Weight of sample in air, that will be denoted by A. Then weight of the water filled with the weight of the flask filled with the water, that will be denoted by D. And then weight of the flask plus sample filled with the water, that will be denoted by E. उसको हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे GMM. GMM is the theoretical maximum specific gravity. GMM theoretical maximum specific gravity. So GMM हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? We will calculate by using this particular formula A upon A plus D minus E. So A क्या है, D क्या है, E क्या है, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करके आए हैं। इसी तरीके से हम theoretical maximum specific gravity कैलकुलेट करेंगे।
फिर हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव स्पेसिफिसिटी। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला। ये फार्मूला होता है GSE इज इक्वल रो एम एम माइनस रो बी अपान रो एम एम अपन GMM माइनस रो बी अपन GB। ठीक है, रो एम एम क्या है? दी परसेंटेज बाय वेट ऑफ टोटल लूज मिक्सर। ये ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। रो एम एम इज द परसेंट बाय वेट ऑफ टोटल लूज मिक्सर विच इज ऑलरेडी टेकन एज 100, और रो बी इज द परसेंटेज ऑफ बिट्यूमिन, जो हम 5% भी लेते हैं, कभी 4.5% भी लेते हैं, कितना भी लेते हैं। ठीक है, रो एम एम और रो बी आपको क्लियर हो गया। जी एम एम और जी बी क्या है? जी एम एम इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी, जो हम पहले कैलकुलेट करके आए प्रीवियस स्लाइड से। उस स्लाइड उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे, माइनस जो जी बी है दैट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ बिट्यूमिन। सो स्पेसिफिसिटी ऑफ बिट्यूमिन भी हमारे पास ऑलरेडी होता है। रो एम एम हम 100 कंसिडर करते हैं, और रो बी जो है दैट इज जनरली टेकन एज 5%, और जो जी एम एम हम पहले ही कैलकुलेट करके आए हैं प्रीवियस स्लाइड से। सो वैल्यूज हम सारी पुट करेंगे तो हमारे पास होगा द वैल्यू ऑफ GSE, द इफेक्टिव स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्रीगेट। इसी तरीके से हम इफेक्टिव स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्रीगेट को इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, so effective specificity of aggregate cannot be calculated directly, but we calculate it indirectly by using the theoretical maximum specificity. Okay, so acha, after calculating the effective specificity, we reverse calculate the theoretical maximum specificity by using this particular formula. इस फार्मूला से हम theoretical maximum specificity कैलकुलेट करते हैं। फिर इसको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम वॉल्यूमेटर के एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक मिक्स डिज़ाइन करेंगे, वहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ GMB यूजिंग SSD मेथड। अच्छा, GMB क्या था? दी बल्क स्पेसिफिसिटी। बल्क स्पेसिफिसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो SSD मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। दैट इज द सेम मेथड कि भाई वेट एंड एयर लेंगे, वेट एंड वाटर लेंगे, और सरफेस सेचुरेटेड ड्राई वेट लेंगे। वो सारे वेट्स लेके हम सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ GMB। ठीक है, यहाँ पर गिवन है GMB इज इक्वल A अपॉन B माइनस C, वेयर A इज द ड्राई मास ऑफ स्पेसिमेन, B इज द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई वेट, and C is the mass of the specimen in water. So इस तरीके से GMB कैलकुलेट करते हैं। GMB की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ के आए हैं, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, जिसमें GMB और GSA हम कैलकुलेट कर रहे थे, apparent specificity and bulk specificity both. Okay. This particular figure is showing the calculation of different parameters, including the GMM, GF, the theoretical maximum specificity, etc. Ignore this slide because we will study this slide in detail when we do the wide density analysis or volumetrics of this design. So how we will determine the design asphalt content? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, दैट इज द डिटरमिनेशन ऑफ डिजाइन एसफॉल्ट कंटेंट। फर्स्ट स्टेप क्या था कि भाई एग्रीगेट सिलेक्शन। सेकंड स्टेप क्या था कि भाई ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। थर्ड स्टेप क्या था कि चेकिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट में आपकी डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज हैं, वो सारी चीज़ें चेक की हमने। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने थोड़ा बहुत लर्न किया। उसके बाद द सिलेक्शन ऑफ बिट्यूमिन कंटेंट है, बिट्यूमिन कंटेंट हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वी हैव टू मिक्स दैट बिट्यूमिन with the particular aggregates। बिट्यूमिन को हमने एग्रीगेट के साथ मिक्स किया, एंड फाइनली देन वी हैव टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम बिट्यूमिन कंटेंट। ऑप्टिमम बिट्यूमिन कंटेंट कैसे हम फाइनली फाइंड करते हैं? बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अच्छा, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऑप्टिमम बिट्यूमिन कंटेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। भाई ऑप्टिमम बिट्यूमिन कंटेंट फाइंड करने के लिए हमें डिफरेंट पोर्शन ऑफ बिट्यूमिन एग्रीगेट के साथ मिक्स करना पड़ता है। 3 से लेकर तकरीबन 5 तक हम पोर्शन ऐड करते हैं। 3% ऑफ बिट्यूमिन ऐड करते हैं एग्रीगेट के साथ,
फिर 3.5% आप बिटुमिन ऐड करते हैं एग्रीगेट के साथ, फिर 4%, फिर 4.5%, फिर 5%। ये सारे परसेंटेज आप बिटुमिन ऐड करते हैं एग्रीगेट के साथ। उसके बाद हम डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं, उनका रिजल्ट का ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ में से फिर हमें पता चल जाता है कि which vitamin content is giving the best results, and that vitamin content will be called as the optimum vitamin content. So different हम क्या कहते हैं कि ग्राफ्स बनाते हैं, उस ग्राफ से हमें पता चल जाता है। सो कौन कौन से ग्राफ्स बनाते हैं वो यहाँ पर इसमें डिटेल गिवन है, लेकिन आज हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन डिटरमाइन दी एसफॉल्ट कंटेंट। हम परसेंटेजेस उठाते हैं फिर फ्रॉम 3 to 5.5% फॉर एग्जांपल। तो उन हर परसेंटेज पे 3.3% पे, 3.5% पे, 4%, 4.55 एंड 5.5% पे हम एसफॉल्ट मिक्स के सैंपल बनाते हैं। ठीक है, टोटल मिक्स का जो वेट होता है दैट इज़ 100 ग्राम, और उसमें से 3% फिर हम विटामिन ऐड करते हैं, बाकी एग्रीगेट ऐड करते हैं। फिर वो सैंपल बना के, और सैंपल बनाने के बाद उसके डिफरेंट पैरामीटर्स निकालते हैं, उसमें से चेक करते हैं, जस्ट लाइक मार्शल स्टेबिलिटी, मार्शल फ्लो वैल्यू, GMM, GMB और वाइट्स, VMA, VFA, BA, ETC, ये सारे पैरामीटर्स हम उसमें से निकालते हैं। फिर उन सारे पैरामीटर्स का हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे? फॉर एग्जांपल हमने स्टेबिलिटी निकाली, तो मार्शल स्टेबिलिटी वर्सेस द बिटुमिन कंटेंट, ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे कि भाई 3% पे भी कितनी मार्शल स्टेबिलिटी आई, 3.5% पे कितनी आई, 4% पे 4.55 पे, 5.5 पे कितनी आई। फिर उसमें से हमें एक ग्राफ जनरेट हो जाता है। फिर उस ग्राफ में से हम सबसे पहले अंदाज़ा हमारे पास निकालते हैं, वहाँ से ग्राफ से निकालते हैं कि कौन से परसेंटेज पे हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिली। सो दैट स्टेबिलिटी और दैट बिटुमिन कंटेंट विल बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर टेबल में भी गिवन है, देखें यहाँ पर 3% बिटुमिन कंटेंट गिवन है, लिखा हुआ है, और 3% बिटुमिन कंटेंट पे ये सारे पैरामीटर इन्होंने निकाले। फिर 3.5% पे सारे पैरामीटर निकालें, फिर 4% पे सारे पैरामीटर, 4.5 पे, 5 पे और 5.5 पे ये सारे पैरामीटर्स इन्होंने निकाले हैं। सो इसी तरीके से हम सारे पैरामीटर्स निकालते हैं और फिर हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ पर गिवन है कि वी प्रिपेयर डिफरेंट ग्राफिकल प्लॉट्स, मार्शल स्टेबिलिटी, मार्शल फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, VFA, GMM, ETC, ये सारी चीज़ें हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। फिर जो हमारे पास मार्शल स्टेबिलिटी की वैल्यू आती है, सॉरी दी ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट की एग्जैक्ट वैल्यू आती है, वो 3 चीज़ों से हमें मिलती है। कौन सी चीज़ों से? कि भाई व्हेन वी प्लॉट माइंडर कंटेंट वर्सेस द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसमें से ये जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक बिटुमिन कंटेंट आता है कि भाई मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे कौन सा बिटुमिन कंटेंट आया है। फॉर एग्जांपल 4% पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिली है, या 4.5 पे, या 5.5 पे, कितने पे भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिली, उसको हम नोट डाउन करते हैं। फिर देखते हैं कि बिटुमिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी GMM जो है उस पे जो है उसके मैक्सिमम वैल्यू पे कौन सा पर बाइंडर कंटेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल 3% पे हमें GMM मैक्सिमम मिल रहा है, या 4% पे, या 4.5% पे ETC। फिर उसको नोट करते हैं। थर्ड हम नोट करते हैं बाइंडर कंटेंट वर्सेस दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स। सो उसमें भी देखते हैं कि 4% पे कौन सा बिटुमिन कंटेंट आ रहा है, 4% पे कौन सा बिटुमिन कंटेंट आ रहा है, तो उस बिटुमिन कंटेंट को भी नोट करते हैं। फिर इन तीनों बिटुमिन कंटेंट का हम एवरेज निकालते हैं। बिटुमिन कंटेंट obtained from maximum stability, bitumen content obtained from specific gravity, and bitumen content obtained from the voids in total mix या volume of voids। सो इन तीनों में से जो भी हमारे पास आएंगे दी बिटुमिन कंटेंट, उनका हम एवरेज लेते हैं, एंड द एवरेज्ड बिटुमिन कंटेंट और द बांटर कंटेंट विल बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। सो इस तरीके के हमारे पास ग्राफ्स आते हैं। ये ग्राफ जो बने हुए हैं ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं, एस परसेंटेज ऑफ एसफॉल्ट बाइंडर वर्सेस परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, परसेंटेज ऑफ एसफॉल्ट बाइंडर वर्सेस डेंसिटी, परसेंटेज ऑफ एसफॉल्ट बाइंडर वर्सेस फ्लो, परसेंटेज ऑफ एसफॉल्ट बाइंडर वर्सेस दी स्टेबिलिटी, ETC। ठीक है,
सो इनमें से जो हमारे पास काम के जो ग्राफ कह लें तो वो ये हैं, ये ग्राफ percentage of asphalt binder versus the volume of voids, percentage of asphalt content versus maximum stability और marshal stability, और बाकी GMM का जो, अच्छा ये है डेंसिटी वाला ही कंसीडर कर ले। सो इन तीनों ग्राफ्स में से हम निकालते हैं ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले मार्शल स्टेबिलिटी पे आ जाएं कि भाई मार्शल स्टेबिलिटी का इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा। पहले 3% पे जितनी स्टेबिलिटी आई वो प्लेस करेंगे, फिर 3.5, फिर 4, 4.5, 5.5। तो इस तरीका का हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। तो इस ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उस मैक्सिमम पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर पर भी वो वर्टिकल बाइंडर कंटेंट को टच किया वहां पर हम रीडिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रीडिंग आई है दैट इज 5.2 कह लेते हैं। ठीक है, 5.2 आ गई। सो फर्स्ट ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट इज 5.2। सेकंड ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट हम फाइंड करते हैं एयर वाइड से। एयर वाइड से कैसे फाइंड करते हैं कि भाई 4% एयर वाइड से हम वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं और फिर उसको ड्रॉप करवाते हैं। मसलन 4% यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम इस ग्राफ से टच करवाएंगे और इसको वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। मसलन यहाँ पर वर्टिकल लाइन इसको ड्रा कर दी, तो यहाँ पर जो भी बिटुमेन कंटेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर वर्ड्स। सो मसलन यहाँ पर भी आ रहा है 5.3 या 5.2 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ से ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट आ गया। थर्ड डेंसिटी से निकालते हैं। डेंसिटी भी इसी तरीके से जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर वर्टिकल लाइन ड्राप करेंगे और वर्टिकल लाइन ड्राप करके परसेंटेज एसफॉल्ट कंटेंट पे जो भी परसेंटेज होगा that will be called as the optimum bitumen content. So that is for example 5.3, ये 5.3 है मसलन। अब क्या करेंगे 5.2, 5.2 और 5.3 का एवरेज निकालेंगे। सो जो भी हमारे पास एवरेज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट। इस तरीके से हम ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट फाइंड करते हैं। यूजिंग दिस पर्टिकुलर वे वी find the optimum bitumen content.